डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, राइट। स्टार्ट करिए ना। Come in, come in. सी नोट है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। सी नोट इज व्हाट? हेलो एवरीवन, सुन पा रहे हैं? ओके, सी नोट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो K1 K2 जब इसके बीच में रहेगा तब क्या वैल्यू होगा C का? तो सर C इक्वल टू क्या लिखेंगे? K इक्वलेंट C नोट, और यहाँ पे K1 K2 सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज तो भी पढ़ाया ही नहीं हूँ, पैरेलल में, राइट। तो K इक्वलेंट इक्वल टू क्या फार्मूला था? K1 L1 प्लस वाट K2 L2 और डिवाइडेड बाई, एग्री? K1 का वैल्यू कितना? 4 इंटू 12/3 अब प्लस 2 इंटू L/3 और डिवाइडेड बाई L और L आपस में कैंसिल। हाउ मच? 8/3 अब प्लस 2/3 कितना हो जाएगा एवरीवन? 10/3। देन C का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10/3 इंटू व्हाट? 10, हाउ मच? 100/3। तो ये है नीट का लेवल। इस टाइप का क्वेश्चन अगर HCB में मिलेगा तो बन जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का है HCB में, ठीक है। इसको हटाएं। अब लिखिए, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब अरेंज्ड इन सीरीज, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब अरेंज्ड इन सीरीज। लेकिन वो हेडिंग बनाने से पहले एक और क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद हेडिंग बनाइएगा। इसको हटाए। यहाँ तो बोल ही सकते हैं आप लोग, राइट। घर पे प्रॉब्लम था, आपसे ज़्यादा तो सुवांकर बोल रहे हैं। एक कोरोना आकर और मास्क आके सबको मौन व्रत धारण करवा दिया। बेचारे टीचर बोलते बोलते 2 साल से परेशान हो गए। समझते कितना ऑकवर्ड सिचुएशन होता है। लिख लिए जी, अब कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, खड़े हैं, राइट। यू आर वेटिंग फॉर व्हाट? किसको साफ करना है, लिखना है। चलिए एक और प्रॉब्लम।
और जनरली जहाँ पे मैं सी नोट लिखता हूँ तो सी नोट है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, राइट। इसका मान लेते हैं 12 माइक्रोफैराडे है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है L/2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। क्या आर के सर जिस स्पीड से चल रहे हैं उस स्पीड से तो पक्का ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा वेट मत कीजिएगा, फिर जो सर बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड वगैरह का, तो 12th का क्वेश्चन बैंक और जो अरिहंत का है, और साथ में मैं सर को और आपको दोनों को भेज दूंगा। अभी कुछ दिन से मैं काम नहीं कर रहा हूँ मटेरियल बनाने पे, मतलब अच्छा फील ही नहीं हो रहा है, बस क्लास हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो एकदम आसान आसान क्वेश्चन का बोर्ड लेवल का MCQ मैं 20-20 क्वेश्चन का सेट भेजूंगा। ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, मतलब एक एक चैप्टर में 20-20 सेट है, और हर सेट में 20 क्वेश्चन है। उतना ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, ठीक है। और छोटा छोटा क्वेश्चन बोर्ड लेवल का MCQ जो आने वाला है, तो वो बना लीजिएगा एक बार। उस सर को ही बोलूँगा कि डिस्कस कर दीजिए, ठीक है। एक लाइन से सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो अब तो हो जाएगा, जिस स्पीड से चल रहे हैं 3 क्लास दे दिए हैं, 2 क्लास उनके लिए काफ़ी था, बट उनका क्लास करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं, करते रहिएगा। मैं पढ़ाऊँगा, बट मेरा जो प्लानिंग दिमाग में चल रहा है कि जब बोर्ड के लिए उधर लेके चल रहे हैं तो मैं आप आराम से अपना चीज़ों को लेके चलूँ। तो फिर से क्या हुआ कि तो 2 क्लास के बाद मैं 1 क्लास मंडे का HC बनाओ का प्रॉब्लम जैसे चल रहा था, कैपेसिटर का पूरा HC भी सॉल्व करूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो बचा हुआ है वो सॉल्व करूँगा, और ये सब जब सॉल्व हो जाएगा HC बनाओ पूरा कंप्लीट, तो इसी क्लास में मैं मंडे रोटेशन स्टार्ट कर लूँगा। तो 2 क्लास 12th का चलते रहेगा, 1 क्लास रोटेशन SHM चलते रहेगा। एग्री ना? SHM अच्छा होने से फ़ायदा ये होगा कि सेकेंड टर्म का वेव थ्योरी ऑफ लाइट आपको समझ में आएगा, वेव। तो ये मेरा प्लानिंग का पार्ट है, जैसा लेकिन आप लोग बोलेंगे। अगर आप लोग लगता है नहीं सर 3 क्लास अभी लेके चलिए, 3 क्लास पढ़ाते रहेंगे 12th का, बट मैं सोच रहा हूँ कि जब उधर क्लास चल ही रहा है तो इधर 1 क्लास 11th वाला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। दैट्स वाई कंफर्टेबली हम लोग जनवरी का JEE मेन के लिए भी प्रॉपर प्रिपेयर्ड होते रहे हैं, बाद में टाइम मिलेगा नहीं फर्स्ट टर्म के बाद, राइट। तो आप लोग भी कुछ अपना सेशन दे सकते हैं, चुप हो जाते हैं। मतलब आपको क्या कहना है? मेट 3 क्लास बोर्ड का ही करते रहते हैं, मतलब 12th का करते रहते हैं, बोर्ड का नहीं 12th का। ओके, चलिए लास्ट, मतलब ओके नो प्रॉब्लम, पढ़ाना तो सब कुछ है ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आया? एनीवन जिनका माइंड काम नहीं कर रहा है हाथ उठाइए। कैसे बनेगा? नहीं हो पाया? नहीं हुआ? हो गया? कैसे? तो ये तो खाली है, तो इसका क्या करेंगे? वेरी गुड। देखिए आज के बाद जब ऐसा रहेगा तो आई विल सजेस्ट यू कि इसको भी एक स्लैब मान लीजिएगा, वैक्यूम का या एयर का। एग्री? और जिसका वैल्यू क्या ले लीजिएगा? 1। ये ट्रिक है, ठीक है। मतलब ये जानबूझ के प्रेशर क्रिएट करने के लिए, इसका मतलब देखिए याद रखते हैं, आप लोग को भी याद रखना चाहिए। तो इस टाइप का सिचुएशन में जहाँ पे खाली रहेगा वहाँ पे क्या सपोज कर लेंगे? सपोज दैट कि यहाँ पे भी एक स्लैब है। किसका स्लैब? वैक्यूम का, बिना किसी को बताए हुए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, राइट। तो अब आप ऐसा ट्रीट कर लीजिए कि वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, राइट, जिसमें एक का वैल्यू K है और इसका एक क्या मान लेंगे? वैक्यूम का स्लैब मान लेंगे, और तब इसका K इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। कैसे? तो सर इसको K1 जैसा ट्रीट करेंगे 10, और इसको K2 जैसा ट्रीट कर लेंगे, K1 L1 प्लस K2 L2 और डिवाइड बाई L। हाउ मच? 10 इंटू L/2 और प्लस 1 इंटू L/2 और डिवाइड बाई L। L और L आपस में कैंसिल, कितना हो जाएगा एवरीवन?
तो सर 5.5 हो जाएगा ना, 5 प्लस हाफ, राइट, 5.5 हो जाएगा के इक्विवेलेंट, राइट। और तब C इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट सर, के इक्विवेलेंट इंटू सी नॉट, एग्री। तो के इक्विवेलेंट कितना है, 5.5 इंटू 12 कितना होगा, 66 ना, माइक्रो, दिस इज आंसर। तो आज के बाद कहीं भी चाहे सीरीज हो या पैरेलल हो, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर रहे हैं और बीच में कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पे किसका मटेरियल मान लेंगे, वैक्यूम का स्लैब जैसा ट्रीट करेंगे और तब आंसर निकालेंगे। हो गया ना। चलिए देखिए, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब अरेंज्ड इन सीरीज, ध्यान से देखिएगा, और इसका पूरा डिस्टेंस है d, एरिया है a और लेंथ भी l मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक d1 और यहाँ से यहाँ तक क्या है d2। मतलब एक d1 गैप तक मेरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल k1 है और d2 गैप तक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल k2 है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि सबसे फंडामेंटल क्या है C निकालने के लिए। सबसे फंडामेंटल तो आप लोग को यही पढ़ाया है ना कि सर Q बाई वी ए माइनस वी भी कर लीजिएगा, राइट। C इक्वल टू वाट, Q बाई वी ए माइनस वी वी, और इस C इक्वल टू क्या, K इक्वलेंट बाई सी नॉट। और A जो वैल्यू निकलेगा और A वैल्यू दोनों को इक्वल कर लेंगे तो क्या यहाँ से K इक्वलेंट निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा K इक्वलेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि दिया हुआ चीज़, इस टाइप का आईआईटी क्वेश्चन बैंक में जेईई मेन में क्वेश्चन ऐसे करके दिया हुआ है। मतलब मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, ऑलरेडी पूछा हुआ है। समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे रहेगा फिर ऐसे रहेगा, एग्री या ऐसे भी रह सकता है, ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा। मतलब एक किसमें है, ए यहाँ से यहाँ तक एक है और ये दोनों क्या है सीरीज में, तो ये दोनों सीरीज में है, उसके साथ ये क्या है पैरेलल में है। मतलब ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में स्टूडेंट करना क्या चाहिए, यहाँ पे Q दीजिए, यहाँ पे माइनस Q दीजिए। अब पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी अलग रहता है, लेकिन चार्ज डेंसिटी इस प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे चेंज होता है। और एरिया जिस जहाँ तक एरिया के सामने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा तो वहाँ के सामने चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, एग्री। लेकिन यहाँ से यहाँ तक एरिया जो है प्लेट का, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट है या K1 ही है, K1 है। क्या यहाँ से यहाँ तक कहीं भी डिफरेंट है, नहीं है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी यहाँ से यहाँ तक चेंज होगा, उससे पहले में चेंज हुआ था। इस टाइप का सिचुएशन में मैंने आपको, जब पैरेलल में था तो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक दिया था
कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा रहता है वो अपने सामने प्लेट पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा क्रिएट कर दिया। रिलेशन नहीं था ना, सिग्मा 1/σ2 इक्वल टू K1/K2, राइट। तो यहाँ से क्या समझे थे, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, बट दिस स्टेटमेंट वैलिड फॉर व्हाट, पैरेलल के लिए। लेकिन यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगा पाएंगे क्या, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एरिया में कहीं भी डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फेस कर रहा है या सेम टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ वैल्यूज K1 को फेस कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं होगा। एग्री, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी नहीं चेंज होगा। व्हाट अबाउट इसके सामने, हर जगह पे K2 ही है, ये हर जगह पे K2 है, दैट्स वाई यहाँ इस पे भी चार्ज डेंसिटी यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म रहेगा और यहाँ से यहाँ तक चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगा। तो दो डिफरेंस हो गया। पैरेलल में जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक स्लैब अरेंज रहता है तो कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज डेंसिटी चेंज हो जाता है। एग्री, बट सीरीज में रहेगा तो चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं करेगा। पहला बात तो आपने ये सीख लिया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगा। तो एक्सटर्नल इस पिछले क्लास में कौन सा क्लास था, जो भी क्लास था पिछले क्लास में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अलग था, याद है आप लोग को, क्या था, क्यों अलग था, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप का हुआ था, सिग्मा नॉट 1 इसको लिखना नहीं है और सिग्मा नॉट 2। एक था सिग्मा नॉट 1/ε0, राइट, और दूसरा क्या था, अलग अलग हो गया था। एग्री, क्यों अलग अलग हो गया था, K1 के सामने यहाँ पे चार्ज डेंसिटी अलग था सिग्मा नॉट 1 और इसके सामने चार्ज डेंसिटी अलग था, क्या था। तो इसके वजह से यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बोलता हूँ कैपेसिटर के प्लेट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अलग था बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह पे सेम था, राइट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट P1 अगर दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट P1 लेते हैं, एक पॉइंट P2 लेते हैं, अब पॉइंट P1 या P2 कहीं पे भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछेंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सिर्फ कैपेसिटर के प्लेट के वजह का इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सर सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, राइट, कहाँ पे, P1 पे। P2 पे क्या लिखिएगा, सेम ही होगा ना, P2 पे वजह यहाँ पे सिग्मा नॉट है, यहाँ पे क्या है, सिग्मा नॉट है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हुआ या सेम रहा, सेम रहा, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऑब्जेक्टिव है आप लोग का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को K से उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, राइट। तो कितना लिखिएगा, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट K1 और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2 क्या लिखेंगे, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट बाई K2। ओके, इसका मतलब सर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या स्लैब अरेंज्ड इन सीरीज तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में सेम होगा बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा। जब पैरेलल में था तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट था। कंपेयर हो गया। ये सिर्फ आज के लिए याद है या ऑब्जेक्टिव रहेगा, कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव है, राइट। चलिए यहाँ तक आइए। तो अब एक ही काम तो करना है, आपने तो चार्ज दे दिया, अब VA माइनस V भी कर लेंगे। तो इसको A बोलते हैं, यहाँ देखिए इसे A बोलते हैं, इसे B बोलते हैं। क्या यहाँ पे C लिखे, एक पॉइंट मान लेते हैं। अब VA माइनस VB के लिए क्या ऐसे कर सकते हैं, DV B से A, एग्री ना। VA माइनस VB इक्वल टू मैंने क्या किया, DV, कहाँ से कहाँ तक, B से A। बट B से A को हम क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, B से C अब प्लस C से B, सॉरी C से A। सर आपने लिमिट क्यों ब्रेक किया, क्वेश्चन तो दिमाग में आना चाहिए ना कि लिमिट क्यों ब्रेक किया, बोलिए आंसर दीजिए। नहीं भाई, लिमिट ब्रेक किया क्योंकि दोनों में यहाँ से यहाँ तक के रास्ते में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, राइट, और इस रास्ते में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। और DV के लिए लिखते क्या है,
dv के लिए लिखते हैं कुछ नहीं, माइनस ई डॉट डी आर। तो क्या यहाँ से यहाँ तक क्या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है? यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, बट यहाँ से यहाँ तक भी कांस्टेंट है, बट यहाँ का कांस्टेंट और यहाँ कांस्टेंट अलग है। दैट्स वाई लिमिट ब्रेक करना पड़ा, राइट? समझ में आ गया? इसलिए B से C तक के लिए क्या लिखेंगे? माइनस ई डॉट डी आर, जो भी वैल्यू रहेगा उसको ले लेंगे, अब प्लस C से A तक के लिए अगेन क्या लिखेंगे? माइनस ई डॉट डी आर। अब जिस लिमिट को ब्रेक करके मैंने आपको लिया है, B से C के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, B से C के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो आप माइनस ई को बाहर निकाल के डायरेक्ट माइनस ई डॉट डेल्टा आर कर सकते हैं। इज इट राइट? और C से A तक भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है नेट, तो यहाँ भी माइनस ई को बाहर निकाल कर माइनस ई डॉट डेल्टा डायरेक्ट कर सकते हैं। बट एक साथ कर सकते थे? नहीं कर सकते। दिस इज द वजह मैंने लिमिट को ब्रेक किया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आइडिया भी लगा। ओके, डीवी का इंटीग्रेशन करते माइनस ई डॉट डी आर, तो हम लोग देखते रहते हैं कि हाँ, अब सबसे बढ़िया तो रहता कि माइनस ई एक्स डी एक्स, लेकिन अगर कार्टियन सिस्टम में नहीं काम करना चाहते हैं, थोड़ा फास्ट काम करना चाहते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ तक आ गए? लिखिए, तो क्या डायरेक्टली माइनस ई डॉट डेल्टा आर, कहाँ से कहाँ तक का मैं बात कर रहा हूँ? बी से सी के बीच का, राइट? अब माइनस ई डॉट डेल्टा आर कहाँ से कहाँ के बीच का बात कर रहे हैं स्टूडेंट? सी से ए का। तो ए क्या मिल जाएगा सर? ए तो मिल जाएगा बोलिए क्या मिलेगा? वी सी माइनस वी बी, एग्री? और क्या मिल जाएगा? ए क्या रहेगा? ये रहेगा वी सी माइनस वी बी, और ये क्या रहेगा? लास्टली मिल क्या गया? वी ए माइनस, वही तो चाहिए था, एग्री ना? तो यहाँ से एक और भी तो ऑब्जेक्टिव बन गया। ऐसा देखिए, डेरिवेशन का यही इंपॉर्टेंस है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे चार्ज दे देंगे, अब पूछेंगे यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। कहीं से कहीं के बीच के पूछ सकता हूँ, तो अब तो आइडिया लग गया कि यहाँ से यहाँ तक ले, तो यहाँ से यहाँ तक माइनस ई डॉट डेल्टा आर करेंगे, डी आर करेंगे, एग्री? चलिए, इसका वैल्यू क्या रहेगा? तो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, बट आप आ किधर रहे हैं? डेल्टा आर इधर है, राइट? डेल्टा आर इधर है, तो वैल्यू क्या मिलेगा इसका बता सकते हैं? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए मैंने सही लिखा या गलत लिखा। सही है? यहाँ देखिए भाई, ये अगर कांस्टेंट है और डेल्टा ऐसे है, तो दो वेक्टर का डॉट आपको नहीं आता है, दोनों के बीच में एंगल कितना? 180। तो ई डॉट डेल्टा आर कीजिएगा, तो ई डॉट डेल्टा आर इक्वल टू व्हाट? ई का मैग्नीट्यूड डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, एग्री? और कॉस 180, और कॉस 180 कितना? -1, और -1 बिकम्स प्लस, इसका मैग्नीट्यूड, तो जो भी इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना है? EP2, वेयर EP2 इज व्हाट? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना? D2। दैट्स वाई EP2 D2। फिर इसको क्या लिखेंगे? EP1 D1, ठीक है ना? और इसका वैल्यू कितना? यहाँ तक जल्दी से आइए। एक डेरिवेशन एग्जाम में आने का चांस 1%, इसलिए इस बात से बेफिक्र रहिएगा। इसका एप्लीकेशन आने का चांस 100%।
ऑनलाइन स्टूडेंट लिखिएगा तो बोलिएगा। हो गया तो हो गया। तो बेट किसका कर रहे हैं? सी निकालिए। वी ए माइनस वी बी तो निकाल लिए, तो सी इक्वल टू व्हाट? क्यू बाई वी ए माइनस वी बी। इसको हटाएं एवरीवन। इसका ऑब्जर्वेशन तो लिख लीजिएगा ना कि सीरीज में रहेगा तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट रहेगा। पैरेलल में नेट सेम रहता है, एक्सटर्नल डिफरेंट रहता है, राइट। अब कहाँ किसके सामने एक्सटर्नल ज़्यादा रहता है? जिसका डायलेक्ट्रिक में कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा उसके सामने, उसके अंदर उसके सामने के प्लेट के वजह से एक्सटर्नल उसका ज़्यादा रहेगा, वजह चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, राइट। तो C इक्वल टू क्यू बाई वी ए माइनस वी बी, इज इट राइट। और ये जो C निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं? विदाउट डाइलेक्ट्रिक या विथ डाइलेक्ट्रिक? विथ डाइलेक्ट्रिक, राइट। दैट्स वाई क्यू बाई वी ए माइनस वी बी कितना था? बोलिए। K1 D1 K2 D2। और अगर इसके बदले स्टूडेंट यहाँ देखिए तो, और आप लोग बोलेंगे तो इसके बदले क्या हम लोग A लिख सकते हैं? टोटल चार्ज, राइट। उससे क्या हो गया? ए मेरा एक लाइन मुझे बच जाएगा, कैंसिल हो गया। तो C इक्वल टू व्हाट? ए वाई, इन सब में क्या 1 बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज सकते हैं तो क्या हो जाएगा? D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। इसको किसके साथ कंपेयर करना है? तो C इक्वल टू, यही बताया था ना, K इक्वलेंट C नॉट। C इक्वल टू व्हाट? K इक्वलेंट C नॉट। और C का वैल्यू आपके सामने है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 इक्वल टू K इक्वलेंट। इसके लिए क्या लिख सकते हैं? पैरेलल प्लेट का विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना था कैपेसिटेंस? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहाँ पे कैंसिल क्या हो सकता है? सर A कैंसिल हो गया, राइट। देन K इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा एवरीवन? सर D बाई D1 K1 प्लस D2 K2। अब देखिए हम लोग को अपने टाइम पे कहीं कहीं से फार्मूला मिलते रहता था रेडीमेड, डेरिवेशन नहीं दिखाया जाता था। और सच बता रहा हूँ, ये डेरिवेशन हम लोग को मेरे टीचर भी नहीं पढ़ाया था एक्चुअली। बट जब मुझे पढ़ाना रहता है तो जब मैं पैरेलल का पढ़ाया तो सीरीज का भी बनता है दिखाना, राइट। मैं चाहता तो टाइम बचा सकता था, डायरेक्ट लिख देता, आपके लिए भी लाइफ आसान रहता। बट वहाँ पे जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आएगा, कुछ टफ प्रॉब्लम रहेगा तो वहाँ पे फंस जाइएगा अगर डेरिवेशन पे पकड़ नहीं रहेगा तो। और सब कुछ का कोर क्या है देखते हैं, ये कितना शानदार फार्मूला है। सब कुछ यहाँ से ही मैं काम कर रहा हूँ। जहाँ भी मैं फंसता हूँ टफ प्रॉब्लम में तो इसको याद करता हूँ कि अच्छा मुझे क्यों देना है और किसी तरीके से क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी निकालना है। एग्री। अब वी ए माइनस वी बी के लिए क्या, माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। फिर ले देकर इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाते हैं। तो के इक्विवेलेंट इक्वल टू डी क्या है,
टोटल गैप बिटवीन द प्लेट, राइट। इसी को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ डी आई के आई, शॉर्ट नोट्स के लिए, बिकॉज इट इज नॉट कंपल्सरी कि दो ही रहेगा प्लेट, दो ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहेगा, तीन भी तो रह सकता है। तो वहाँ पे अगर या कितना भी रहेगा, तीन रहता तो क्या लिखते हैं, डी वाई, डी क्या है टोटल गैप, डी वाई डी वन बाई के वन प्लस डी टू बाई के टू प्लस डी थ्री बाई के थ्री, ऐसे रहेगा। अब देखिए इसी को कहीं कहीं पे इसी फार्मूला को कहीं कहीं पे ऐसे दिखाया रहता है, थोड़ा सा सिमेट्रिकल लगने के लिए। तो मैं जो लिखा और यहाँ जो लिखा हुआ है अलग है, बस सिमेट्रिकल लगने के लिए होता है ना, जैसे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, याद करने में आसान रहेगा। वैसे ही 1/k इक्वलेंट इक्वल सीरीज के लिए 1/k इक्वलेंट इक्वल टू d1/k1 प्लस d2/k2, ऊपर में रख के डिवाइड बाई टोटल d। तो ऐसे याद कीजिए या वैसे याद कीजिए, मतलब ये आप मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी रह सकता है। तो ऐसा नहीं कि सर ने तो बताया था कि यहाँ तो 1/k हो गया, भाई उसी को मैं अरेंज करके ऐसे लिखा हुआ है, इज इट राइट। चलिए स्टूडेंट एक छोटा सा प्रॉब्लम बना लेते हैं। थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सी नॉट का वैल्यू कितना लिया जाए बोलिए, 4 माइक्रोफैराड है, एक K1 है एक K2 है, K1 का वैल्यू 2 और K1 का वैल्यू 2 ले लीजिए, K2 का वैल्यू 4 ले लीजिए। तो के और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू dy3 या 2d/3, तो सी इक्विवेलेंट क्या रहेगा। तो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले के इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और उसको के इक्विवेलेंट को सी नॉट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए के इक्विवेलेंट कितना आया, 3 आ गया है, डी वाई अच्छा 3 आ गया, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, के इक्विवेलेंट इंटू सी नॉट, 3 इंटू 4 12 माइक्रोफैराड है, राइट। सॉरी दिस इज माइक्रोफैराड है, माइक्रोफैराड है।
थोड़ा और टफ कर दें। थोड़ी इतना ही काफ़ी है। ए C1 C2 C3 जितना भी वैल्यू दे रहा हूँ विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, फाइंड द C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। और K1 का वैल्यू दिया हुआ है 4 और K2 का वैल्यू दिया हुआ है 6। इसका ऐसे वैल्यू C1 है, बट विथ K1 वैल्यू C1 लेंगे या 8 लेंगे? C1 इंटू K1 ना, कितना लेंगे? 8। और A और A किस में है? सीरीज में। और इन दोनों के साथ A किस में है? पैरेलल में है। एग्री? तो पहले इन दोनों का निकालिए और उसके साथ इसके साथ पैरेलल कीजिए, ठीक है। बट इसका वैल्यू कितना लेंगे C3 के लिए? 6 यूज करेंगे या 36 यूज करेंगे? ये है था वैल्यू विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बट इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसका वैल्यू कितना है? 6 है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना रहेगा विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल? 36, राइट। आप लोग से सॉल्व हो पाएगा या मुझे सॉल्व करना पड़ेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। ए दोनों आपस में सीरीज में और उसके साथ ए पैरेलल में। तो पहले C1 C2 का काम कर लीजिए। तो C1 और C2 का इक्विवेलेंट कितना रहेगा इन दोनों के बदले? कितना? 8/3। कैसे निकाले जरा बताइए? वन बाई C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C1 डैश प्लस 1/C2। C1 यूज नहीं करेंगे, अब C1 डैश यूज करेंगे, राइट। और C1 डैश कितना? 1/8 अब प्लस 1/4। तो कितना हो जाएगा एवरीवन? 3/8। देन C इक्वल, वेरी गुड, 8/3। अब उसके साथ तो फाइनल C इक्वलेंट कितना हो जाएगा? फाइनल C इक्वलेंट तो 8/3 अब प्लस 36, ये राइट। 36 में क्या लिखा? C2 लिखा या सॉरी C3 लिखा या C3 डैश लिखा? यस। कितना हो जाएगा? 3 LCM ले लीजिए। 8 प्लस 36 इंटू 3 108 ना, मतलब 116/3 माइक्रोफैराड है। दिस इज आंसर, ठीक है। ये बिल्कुल नीट का लेवल का क्वेश्चन है। के इक्विवेलेंट बताइए।
बोलिए ये दोनों किस में है, सीरीज में, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रहेगा वो इसके साथ क्या रहेगा, पैरेलल। तो पहले इन दोनों का निकाल लीजिए इक्विवेलेंट। पहले वी हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट ऑफ K2 एंड K3। K2 एंड K3 आर अरेंज टू ईच अदर इन सीरीज, और इसका जो इक्विवेलेंट रहेगा वो K1 के साथ क्या रहेगा, पैरेलल में रहेगा। ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट ऑफ K2 एंड K3 कितना होगा एवरीवन, तो डायरेक्टली लिख लें K इक्विवेलेंट इसका K2 एंड K3 का, इसको नाम देते हैं K इक्विवेलेंट 1 डी बाई क्या फार्मूला था, K2 बाई डी बाई 2 प्लस K3 बाई यही था ना, डी बाई 2। डी और डी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रहेगा, 2 तो ऊपर चला जाएगा एवरीवन, अच्छा D1 बाई K1 था, तो D बाई 2 बाई K2 और D बाई 2 बाई K2, इट राइट सर, K3 सही है ना। चलिए तो D को कैंसिल कीजिए, क्या 2 ऊपर जा पाएगा, 2 बाई 1 बाई K2 और प्लस 1 बाई K3, क्या लिख सकते हैं ऐसे, कितना हो जाएगा सर, 2K2 K3 और डिवाइड बाई K2 प्लस K3, इज इट राइट। ये आपका हो गया K इक्विवेलेंट, बट ये किसका K इक्विवेलेंट, K2 एंड K3 का, और इसके साथ है किस K1 क्या है, पैरेलल में। देन फाइनल K इक्विवेलेंट क्या रहेगा, फाइनल K इक्विवेलेंट, सर फाइनल K इक्विवेलेंट लिखेंगे K1 L बाई 2 और प्लस, बोलिए भाई, K इक्विवेलेंट 1 L बाई 2 और डिवाइड बाई टोटल लेंथ, राइट। तो K1 बाई 2 और प्लस 2K2 K3 डिवाइड बाई K2 प्लस K3 और डिवाइडेड बाई 2, इज इट राइट। ठीक है ना। ओहो, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो गया है, देख लीजिएगा। ये 2 कैंसिल होगा, यस, यस, और 2 कैंसिल होगा। तो फाइनली क्या आंसर रहेगा, K1 और प्लस K2 K3 और डिवाइड बाई K2 प्लस K3, यही होगा ना, या और भी कुछ बचेगा, ये बचेगा, राइट। तो अब फाइनल आंसर ऐसे नहीं रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा इसका एलसीएम और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा। फिर व्हाट इज योर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर रहेगा K इक्विवेलेंट फाइनल का K1 K2 K1 K3 और प्लस 2K2 K3 और डिवाइड 2 K2 प्लस K3, दिस इज द फाइनल आंसर, समझे। वहाँ तो फाइनल एलसीएम वगैरह लेने के बाद तो आंसर दिया जाएगा, तो ए रहेगा फाइनल आंसर। कहने का मतलब है कि ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा तो बन जाएगा ना। तो K इक्विवेलेंट निकालने का भी पूछा हुआ है, ये बिल्कुल भी मैं कोई नया बात नहीं बता रहा हूँ, ये सब बात बहुत पहले पूछा जा चुका है। नया कैसे मैं सोच पाऊँगा भाई के प्लस तो कुछ बात बोल सकते हैं, बट वही चीज़ बोलेंगे ना जो पिछले 40 ईयर्स में जो क्वेश्चन बैंक का पैटर्न रहा है, तो वहाँ से ही कुछ आइडिया लग रहा है कि ऐसा ऐसे ऐसे आया हुआ क्वेश्चन है। हो गया।
ओके, विथ डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक में क्या क्या चेंज दिखता था, उसमें दो केस में पिछले क्लास में पढ़ाया था। एक केस में क्या था, चार्ज कांस्टेंट, और दूसरा केस में क्या था, पोटेंशियल कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट कब रहेगा, जब बैटरी से कंटिन्यूसली अटैच करके रखेंगे। तो किसमें क्या क्या चेंज होता है वो ऑब्जर्व करवाए हैं। इसलिए कम से कम तो 5 या 6 क्वेश्चन आपको HC ब्रह्मा के एक्सरसाइज में मिलेगा। तो मैं सारे टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन HCB से इन्फ्लुएंस होकर भी ले रहा हूँ। दैट्स वाई कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर बनाते टाइम मिले तो आप उसको वहाँ पे आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। अदरवाइज अगर थ्योरी पढ़ा के निकल रहे हैं और क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इस वजह से नहीं बन रहा है कि चलो क्लिक नहीं कर रहा है, बट इस वजह से अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है कि इसका थ्योरी बिल्कुल भी नहीं, आपको आइडिया नहीं लग रहा है, मतलब समथिंग मिसिंग, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर से निकल गए हैं पढ़ाते हुए। तो ऐसा तो नहीं होगा जनरली, क्योंकि मतलब इतना डेप्थ में पढ़ा देते हैं। गॉस लॉ में कितना टाइम लिए हैं, छोटा सा टॉपिक था, बट जितना उसका थ्योरी एक्सरसाइज का लेवल है उससे बहुत ऊपर लेवल तक हम लोग कवर किए हैं। रेस्ट एंड मोशन ही देख लीजिएगा, बहुत कम लेवल का क्वेश्चन है HCB में, राइट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन जाता है, बट प्रोजेक्टाइल में तो उससे बहुत ऊपर लेवल क्वेश्चन हम लोग डील किए हुए हैं। कोलिजन कर रहा है दीवार से तो आ रहा है, तो कैसे होगा, राइट। तो नोटबुक भी अगर आप सही से फॉलो कर लेते हैं, वो भी आपके JEE मेन से बहुत ऊपर का क्वेश्चन है नोटबुक में ही। इसलिए रिवीजन के टाइम पे टीचर जो पढ़ा रहे हैं उस नोटबुक को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे टीचर हर टाइप का प्रॉब्लम लेते रहते हैं और उसी टाइप का आपको मिल जाएगा, उतना से ही काम चल जाता है। एटलीस्ट नीट के लिए और JEE मेन के लिए तो काम चल जाएगा, एडवांस के लिए आपको काम करना पड़ेगा। चलिए, ये प्योरली मैं HCB का क्वेश्चन ले रहा हूँ। उनके इलस्ट्रेशन में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ देखिए। ए है dy2 और k और पूरा गैप है d। तो इसका अब विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसका वैल्यू है C0, तो C इक्विवेलेंट कितना होगा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं मतलब क्या है, एक स्लैब है जिसका वैल्यू k का वैल्यू कितना है 1। सॉल्व कीजिए। तो पहले सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, k इक्विवेलेंट, राइट। तो k इक्विवेलेंट क्या होगा, बोलिए k इक्विवेलेंट। dy2 ना k प्लस dy2/1, तो कितना हो गया, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2k प्लस 1/2, तो 2k ऊपर चला जाएगा एंड 2 + 2k। क्या k/k + 1 आया है, कितना, ओहो, ये तो ए रहेगा ना, किसका है 1 + k, ओके। तो 2k/k + 1,
तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2k/k+1 इंटू C0। यहाँ तक आ गए? ओके, लिख लीजिएगा तो बोलिएगा, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करूँगा। हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उनका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सेम है, बट अभी तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेट से जस्ट ऐसे सटा कर रखे हैं, इसको इन दोनों प्लेट के बीच में कहीं भी रख दे तो क्या फ़र्क पड़ता है? कैपेसिटेंस। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया? मतलब सेम डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का विड्थ कितना था d/2 ना, बट इसको ऐसा नहीं कि बीचों बीच कहीं भी रख दिए हैं, बट इन दोनों के बीच में रखे हैं, तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा? अब तो समझ में आ गया? सॉल्व कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक के बीच में इसका गैप कितना था सर? d, राइट? और d में d/2 तो यही है, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप को x मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक गैप को x मान लेते हैं, तो a गैप कितना? वेरी गुड, d/2 माइनस x। और जस्ट ट्रीट क्या करेंगे कि सर अब मेरे पास 3 स्लैब है, यहाँ से यहाँ तक एक स्लैब है, यहाँ से यहाँ तक एक स्लैब है। एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था कि इसको हम लोग वैक्यूम को ही एक मटेरियल मान लेते हैं। नहीं, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू भी कितना 1, और यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक 3 स्लैब है, तीनों सीरीज में है। देन के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? कुछ तो होगा ही, राइट? बोलते रहिए सर। dy/x/1, इज इट राइट? यही ना? प्लस dy/2/k, अब प्लस कितना? dy/2 माइनस x/1। देखिए, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट dy(x प्लस dy/2k प्लस dy/2 माइनस x, ये और ये आपस में कैंसिल। आंसर पे कोई फ़र्क पड़ा या वही वैल्यू आ जाएगा? सेम वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब सर 2 कैपेसिटर के बीच में यहाँ देखना है, लिखना भी है और देखना भी और सुनना भी है। 2 कैपेसिटर के बीच में जितना गैप है उससे कम गैप का, एकदम बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है बट उससे कम का गैप का, मतलब d से कम गैप का है, तो उसको कहीं भी रखें इसके बीच में, कैपेसिटेंस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। एक एग्जांपल में मैं बिल्कुल इसको टच कराते हुए रखा, दूसरे में रैंडमली कहीं भी रख दिया। यहाँ पे x मान लिया, यहाँ पे क्या d/2 माइनस एक्स, वैल्यू तो लास्टली वही आया, तो यहाँ से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पजल नहीं होगा। अदरवाइज अगर नहीं, एक काम अगर यहाँ पे नहीं किए रहते तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन होता कि शायद चेंज हो जाएगा, बट चेंज नहीं होता है। समझे? आप समझे? मैंने आपको क्या इस क्वेश्चन से समझाने की कोशिश किया? ओके। ओके एवरीवन, अब लिखिए तो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखिए, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, बेसिक थ्योरी जितना भी हो सकता है वो मैं कवर कर रहा हूँ। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
चलिए डायग्राम बनाइए। ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा होगा तो देखिए आइडियली आपको मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए यही पढ़ाया है कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और यूनिफॉर्म होता है, राइट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इनफॉर्म मतलब कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट। और उसका डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ज़ीरो। बट इन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में होता यह है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जहाँ पे एक प्लेट खत्म होता है वहाँ पे ऑल ऑफ सडन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप होकर जीरो नहीं होता है। इसके कुछ दूर बाहर तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहता है। और ये रियलिटी में है, आइडियली ये है, रियलिटी में ये है, और कम होते होते जीरो होता है, समझे? बिकॉज ये तो चार्ज का कैरेक्टर था ना कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्स करता है और निगेटिव चार्ज बॉडी से, तो भाई यहाँ पे जो चार्ज है सिर्फ यहाँ से इधर भी तो जा सकता था, बट यहाँ से जाकर किधर आएगा? इसकी तरफ आना चाहेगा। तो रियलिटी में एवरीवन, आइडियली हम लोग मानते हैं कि कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बट इन रियलिटी इसके बाहर में, यहाँ का बात नहीं कर रहा हूँ, बट इसके बाहर यहाँ से जस्ट इस तरफ या जस्ट इस तरफ इस टाइप का सिचुएशन रहता है। डायग्राम बनाइए। प्लेट मेरा यहाँ तक ही है, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गया। चलिए, अगर आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर ऐसा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेंगे तो कैसे बताइएगा? सर इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए E1, और यहाँ पूछेंगे तो कैसे बताइएगा एवरीवन? सर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, E2 होगा। यही तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे किसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इज इट कंपलसरी मेरा लाइंस ऑफ फोर्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगा? कर्व भी तो हो सकता है। तो कर्व इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करने के लिए बोले थे? टेंजेंट। और यहाँ पे टेंजेंट तो पीछे भी जा सकता था, आगे भी जा सकता है, बट हम लोग इसकी तरफ बताएंगे क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ये था, राइट। ये तो पहले से पढ़ाया हुआ है, कोई नया बात नहीं है। यहाँ देखिए, लेट अस सपोज ये मेरा डाइपोल है। सपोज कीजिए कि ये मेरा डाइपोल है, एग्री? और मेरे पास एक ऐसा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, कैसा? ऐसा, जो ऐसे कर्व बना हुआ है और यहाँ पे डाइपोल रखा हुआ है। इस पॉइंट पे तो डाइपोल में दो पोल ना, कौन कौन सा? पॉजिटिव एंड निगेटिव। यहाँ पे कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। ऑनलाइन के स्टूडेंट आप लोग सुन पा रहे हैं? ओके।
तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा? तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर रहेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर रहेगा। बट निगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाता है? अपने डायरेक्शन में या जस्ट अपोजिट? जस्ट अपोजिट, राइट। तो F फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? F1, एग्री ना। और इस पॉइंट पे डाइपोल में दो पोल, पॉजिटिव वाले पोल पे फोर्स किधर लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में। तो इस पे फोर्स F2 का डायरेक्शन इधर रहेगा और F1 का डायरेक्शन इधर रहेगा। और F1 F2 क्या है? F1 F2 है नेट फोर्स ऑन डाइपोल। F1 प्लस F2 क्या है? नेट फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू दोनों पोल। कौन कौन सा पोल? पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। और F1 और F2 का, और आपको तो पता ही है कि डाइपोल कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा चीज़ है। तो मान लेते हैं मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। लेट अस सपोज फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लेते हैं कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन अलग है, बट मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ऑलमोस्ट सेम। तो मैग्नीट्यूड अगर ऑलमोस्ट सेम है तो F1 F2 का वैल्यू भी तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। और दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसका रिजल्टेंट कहाँ से पास करता है? उन दोनों के एंगल बाइसेक्टर से। तो इन दोनों का F1 ऐसे है ना, F1 स्टूडेंट, और F2 ऐसे है। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे, यहाँ देखिए इसको हटाएं, ये किसका एरो दिखाए थे? ये किसका एरो था? यस, कि इसको फोर्स को अगर आगे बढ़ाएंगे तो कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका रिजल्टेंट किधर रहेगा? इधर रहेगा। समझ गए? या इसका मतलब किसी भी डाइपोल को इस तरीके का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में अगर रहेगा तो उस पर फोर्स उस तरीके से अप्लाई होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, जो पढ़ाने जा रहे हैं उस पर HC वर्मा। देखिए सबसे बड़ा चीज़ कि HC में लास्ट प्रॉब्लम अच्छा होता है और लास्ट 5 प्रॉब्लम इसी कॉन्सेप्ट पे है, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और उसका सारा क्वेश्चन आज ही कर लेंगे। आप लोग HC पे लेकर ही आए होंगे, राइट? लेकर आए हैं एवरीवन? और जो नहीं लेकर आए बेचारे फंसे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास से लेकर आइएगा, ठीक है? आज थ्योरी में ही टाइम लग जाएगा, बट ऑलमोस्ट कैपेसिटर फिनिश नहीं है। कैपेसिटर का थ्योरी कम है, इस पर प्रॉब्लम ज़्यादा करवाता हूँ। थ्योरी बाय ये लास्ट ऑलमोस्ट चल रहा है कैपेसिटर का, क्योंकि चार्जिंग डिस्चार्जिंग करवा दिए हैं, बट इसमें थ्योरी कम है। लेकिन इस पर जो डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉब्लम कम से कम तो कंटिन्यू 3 क्लास 4 क्लास प्रॉब्लम चलते रहेगा, तब जाकर एक मुझे मेंटल पीस मिलेगा, हाँ मैंने हर टाइप का प्रॉब्लम करवा लिया। तो उसमें इतना टाइम लगेगा, ठीक है? देखिए मान लेते हैं कि मेरा कैपेसिटर का प्लेट है और जस्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, पूरा नहीं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थोड़ा सा पार्ट इस कैपेसिटर के अंदर ऐसे लाके छोड़ दीजिए। बट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होना चाहिए। अगर यहाँ इस पर चार्ज नहीं रहेगा तब जैसे है वैसे ही रह जाएगा। और ये इसका प्रॉब्लम जब भी मैं करवाता हूँ तो मुझे पिछले ज़माने का, बहुत पुराने ज़माने का VCR याद आ जाता है। उसका एक कैसेट आता था रेक्टेंगुलर करके, राइट? पहले हम लोग कैसेट लाते थे, इतना सारा कैसेट हुआ था 4-5 मूवी का गांव वगैरह में। बहुत फेस्टिव सीजन होता था भाई। मतलब पहले के ज़माने में मूवी गांव में चल रहा है VCR पे, मतलब समझिए कि 200 लोग एक साथ देख रहे हैं एक टीवी पे, और इतना बढ़िया माहौल लगता था। अभी इमेजिन करते हैं कि मूवी साथ में बैठ के VCR पे टीवी पे देख रहे हैं, 100 लोग बोर हो जाएंगे। मतलब जितना टेक्नोलॉजी हाई हो रहा है, लोग एक दूसरे से उतना ही अकेले होते जा रहे हैं। और कभी कभी तो मतलब ये ऐसा लग रहा है कि साथ में होकर अकेले हैं।
मैं अलग व्हाट्सअप कर रहा हूँ या यूट्यूब देख रहा हूँ, वाइफ अलग देख रहे हैं स्मार्टफोन, मतलब साथ रहकर भी बात नहीं कर पा रहे हैं। और ये इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है बट एडिक्टेड हैं। मैं खुद का ही बात कर रहा हूँ, दूसरे का नहीं पहले। तो मेरे साथ नहीं है, सबके साथ है, आप लोग के साथ भी है, आपके फैमिली के अंदर भी ये बात है। मतलब व्हाट्सएप अगर आकर, हाँ स्मार्टफोन आकर एक दूसरे से घर के अंदर लोग अलग हो गए हैं। पहले क्या था कि नहीं रहता तो बोर होते रहते तो बात करते बैठकर। अभी ये ज़माना है, बहुत सारा चीज़ है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किससे बना होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाइपोल से। और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो डाइपोल है उसको किसके डायरेक्शन में करता है? सारे डाइपोल को अपने डायरेक्शन में करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर का डाइपोल अरेंज हो जाता है, ऑर्डर में रहता है, और उसका डाइपोल का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट रहता है या सेम रहता है? सेम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर यहाँ पे देखिए, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि यहाँ पे कोई एक डाइपोल है, प्लस एंड माइनस, क्योंकि जो भी डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल रहेगा वो बिल्कुल ऑर्डर में आ जाएगा, प्लस माइनस ऐसे रहेगा। वजह, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे डाइपोल को अपने डायरेक्शन में करता है। अपने डायरेक्शन में करने का मतलब उसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन डिफरेंट था या सेम था? सेम था। तो यहाँ पे हम लोग वन ऑफ द डाइपोल का एग्जांपल लेते हैं, बाद में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देख लेंगे। बट क्या ये मेरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? के है। इसके अंदर क्या एक ही डाइपोल रहेगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाइपोल? बट मैं अगर एक डाइपोल के लिए अगर आपको बता दिया तो सारे डाइपोल पे फोर्स लगेगा और उन सारे डाइपोल का रिजल्टेंट फोर्स हम लोग इमेजिन कर लेंगे। बट बाहर में यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सर आपने बताया था कि एक मिनट, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है डाइपोल पे? जीरो। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कैपेसिटर के अंदर जितना पार्ट रहेगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, बट कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा? ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो वो डायग्राम, अरे डायग्राम क्या मैच नहीं कर जाएगा? तो नेट फोर्स इस डाइपोल पे किधर रहेगा? कैपेसिटर के अंदर की तरफ, राइट। और इस तरीके से कितना इसमें रहेगा डाइपोल? इनफाइनाइट। तो सारे डाइपोल पे बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा और पुशिंग फोर्स या पुलिंग फोर्स अपने अंदर खींचेगा। दिस इज द रीजन कि डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को थोड़ा सा अंदर करके छोड़ दीजिएगा और अगर ये चार्ज है खुद से अंदर खींच लेगा, खुद से अंदर अपने ऊपर अपने अंदर पुल कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब सर कैपेसिटर इस पे वर्क करेगा? आंसर है यस। ये फोर्स लगा के क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस करेगा, अंदर पुल करेगा। यहाँ तक समझ में आया? तो एटलीस्ट इतना तो समझ पाए क्या कि कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे फोर्स लगा के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अपने अंदर पुल कर सकता है। ये डायग्राम बनाइए। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, अब इसमें कितना केस हो सकता है? अब यहाँ पे दो केस हो सकता है। कौन कौन सा? चार्ज कांस्टेंट और पोटेंशियल कांस्टेंट। इस कैपेसिटर चार्ज है तो यहाँ पे दो केस के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट केस रहेगा चार्ज कांस्टेंट और दूसरा केस क्या रहेगा? और दोनों केस पे क्वेश्चन आया हुआ है और दोनों केस के लिए फोर्स का वैल्यू पूछा जाएगा। एग्री? बट उसको सॉल्व करने से पहले यहां से यहां तक का लेंथ L है,
और डाइलेक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का भी लेंथ एल है। मतलब जितना साइज का मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उतना ही परफेक्टली उतना ही साइज का मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया हूँ। और यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखिएगा, और कैपेसिटर के अंदर कितना अंदर तक मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल के छोड़ रहा हूँ, x, और x का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से l तक। मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये पूरा अंदर रहता, और x का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तब हम लोग को निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ध्यान सुनिएगा, लिखे नहीं अभी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ x। कुछ लिखिए, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ x। फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ x। तो इस कैपेसिटर के अंदर C नोट क्या मानिएगा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो आप लोग तो अब निकाल सकते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ देखिएगा, ए वाला पार्ट मेरे काम का है, ये तो कैपेसिटर के अंदर है ही नहीं, तो ये पार्ट तो मेरे लिए यूजलेस रहेगा। तो सिर्फ ये मेरे लिए काम के पार्ट कौन सा रहा, ए। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए ना, अभी तो जस्ट बताए थे कि जहाँ पे नहीं है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वहाँ पे भी एक स्लैब इमेजिन कर लीजिए, किसका, वैक्यूम का, और जिसका के का वैल्यू ए है, इसका वैल्यू के है, इसका के का वैल्यू कितना, इसको के मान लीजिए, और इसका के का वैल्यू कितना ले लीजिएगा, 1। और यहाँ से यहाँ तक अगर x है तो a कितना रहा होगा। तो क्या यहाँ से आप k इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे, निकालिए। और दिस एंड दिस, यहाँ देखिए, दिस एंड दिस आर अरेंज्ड इन सीरीज या पैरेलल, पैरेलल नॉट सीरीज, क्या है, पैरेलल में। सीरीज में पूरे प्लेट के सामने एक ही टाइप का के रहता है, ठीक है। देन व्हाट द वैल्यू ऑफ के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट का वैल्यू बताएं। फर्स्ट क्या फार्मूला था, ये था ना, k इंटू एक्स प्लस दिस, तो के एक्स अब प्लस एल माइनस एक्स बाई एल। एक्स को क्या कॉमन ले सकते हैं इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, k माइनस 1 एग्री। तो c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो सर k इक्विवेलेंट इंटू सी नोट कीजिए, राइट। यहाँ तक आइए, इस डायग्राम को हटाएं।
कितना हो जाएगा एवरीवन? इसमें सी नोट से मल्टीप्लाई कीजिए, हाउ मच? देखिए तो सही है, करेक्ट। अब यहाँ पे वेरिएबल के नाम पे क्या है? एक्स है, राइट। वेरिएबल के नाम पे क्या है? एक्स। अब थोड़ा इमेजिन कीजिए तो कि पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर के पूरे पार्ट में, पूरे वॉल्यूम में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब चला जाता तब सी इक्विवेलेंट क्या रहता? के सी नॉट, हाँ या ना? अगर ऐसा रहता, आप लोग थोड़ा फास्टली अब रिप्लाई किया कीजिए, बोलने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा रहता तो क्या सी इक्विवेलेंट के सी नोट करते? अरे नहीं रहता तब क्या होता? नहीं रहता तो सी नोट रहता, जीरो मत बोलिएगा। नहीं रहता तो क्या रहता? ओके, यस, ये होना भी चाहिए। ये इक्वेशन भी यही बोल रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब मटेरियल नहीं है तो वैल्यू कितना? सी नॉट। एक्स इक्वल टू एल, देन एल और एल आपस में कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? के सी नोट माइनस सी नोट प्लस सी नोट, तो माइनस सी नोट प्लस सी नोट गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? के सी नोट। समझ गए? मतलब बिल्कुल सही है। और दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ए लीनियर इक्वेशन है। एग्री? भाई इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं, क्या समस्या है? एक्स प्लस सी नोट, इसको एक ये बाई का काम करेगा एवरीवन, ये एक्स का तो है ही, तो एक्स का काम करेगा, और एक किसका काम करेगा? स्लोप। और एक किसका काम करता है? इंटरसेप्ट, राइट। तो इसका ग्राफ पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, डिक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग फंक्शन, तो सर के का वैल्यू तो ऑलवेज 1 से बड़ा रहेगा, राइट। तो स्लोप पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन। एग्री? दिमाग घूम जाएगा अगर सही से नहीं देखिएगा तो। फिर 90% जो लोग मतलब सोचिए तो बाहर निकाल के बोलते रहते हैं फिजिक्स का पेपर टर्न है, मेडिकल वाले बच्चे ही बोलते हैं। उस लेवल से अपने आप को डेवलप ही नहीं करते हैं भाई। पेपर तो देखता हूँ, बच्चा टाइप तो पेपर रहता है, टर्न कहाँ रहता है? केमिस्ट्री का इतना आसान, उससे आसान क्या केमिस्ट्री पूछा जा सकता है जो पेपर है? मतलब आप पढ़िए सब कुछ। अब फिजिक्स टर्न नहीं और टफ नहीं होता है। फिजिक्स किसी ने आपको रटवाया तो आप रटा मारने के लिए सीख लिए। फिजिक्स में मैथमेटिक्स है तो आपको मैथमेटिकल टाइप से फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। मैंने ग्राफ से डर नहीं लगना चाहिए, मतलब जैसे आपको डेवलप किया गया है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से डर नहीं लगना चाहिए। फिजिक्स में अगर आप देखिए किसी चीज़ से अगर मन में डर बैठ जाएगा ना, ये मेरे साथ होता है, जिससे डर बैठ जाता है और लास्टली मुझे वही काम करना पड़ता है। मतलब अभी तो ऑनलाइन रहता हूँ इसलिए बहुत कुछ बोलने से बच जाता हूँ, बचने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली सब लोग तो IIT की तैयारी करता है। जब उस टाइम का माहौल था तो मैं कभी नहीं सोचा था कि ठीक है मैं IIT गुवाहाटी में जाऊँगा, इससे बच रहा था यहाँ पर आने से। मैं चाह रहा था IIT कानपुर ज्वाइन कर लें, IIT दिल्ली ज्वाइन कर लें, IIT मद्रास ज्वाइन कर लें, जहाँ भी अच्छा ब्रांच मिले। और सब लोग तैयारी करता है तो उसका ड्रीम यही रहता है अच्छा ब्रांच का, कंप्यूटर साइंस का, चाहे कंप्यूटर का नॉलेज हो या ना हो। और देखिए जो चीज़ आपको डराते रहेगा वहाँ पे आप पहुँचिएगा। तो मैं यहाँ से आने से बच रहा था आसाम, और यहाँ पे ही हूँ। अरे यहाँ पे हूँ नहीं, यहाँ कहीं हो गया हूँ। असली बोल नहीं पाता हूँ बट प्योर वही हो गया हूँ, क्योंकि जहाँ पे कर्म भूमि है तो अभी मेरे मन में एकदम फ्रैंकली बोल रहा हूँ, बाई हार्ट, मतलब जहाँ पे मेरा कभी मैं चाहूँगा कि यहाँ के बच्चा का सिलेक्शन नहीं हो रहा बिहार का या दूसरी जगह को हो, इस मामले में मुझे सेल्फिश होना पड़ेगा। मैं सबसे पहले क्या चाहूँगा? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कहाँ है? गुवाहाटी में। तो सबसे पहले किसका रिजल्ट चाहेंगे? यहाँ चाहेंगे। तो एकदम 100% है। और इस एटीट्यूड से अगर आप नहीं काम कीजिएगा, मतलब आप सही तरीके से, आपका माइंडसेट नहीं है। आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके लिए अगर अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो वही मेरा एकदम कोर है कि यहाँ के बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन हो। उसी में भरपूर कोशिश करता हूँ। अब सफलता मिलना नहीं मिलना दूसरी बात है, मैं कोशिश वही मेरा है 2010 से। और ऐसे भी जिस IIT में पढ़िएगा ना, और जहाँ पर IIT है वहाँ से खास सिलेक्शन होता है, एक जगह का प्रदान होता है।
वो अपने कॉलेज से प्यार हो जाता है, अपने कॉलेज से अफेक्शन हो जाता है। तो मैं IIT गुवाहाटी से होते यहाँ पे 4 साल किसी जगह पे जाकर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। तो 4 साल का ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था कि यहाँ पे ही रह गए। कुछ ना कुछ तो बात रहा होगा। तो बात चल रहा था फिजिक्स का, तो भागते रहते हैं ना जनरली कि बायो अच्छा कर लेते हैं, केमिस्ट्री अच्छा कर लेते हैं, सब कुछ अच्छा कीजिए तभी सिलेक्शन होगा। पहले ऐसा हो जाता था, क्यों? जनरल वाले स्टूडेंट के लिए नीट में 400 प्लस लाते ही 430 तक मिलना शुरू हो जाता था MBBS। अभी क्या है, कट ऑफ हाई चला जाता है। तो अभी आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 500 प्लस सोचना चाहिए, और 500 प्लस किसी का तभी आएगा। देखिए बायो का भी एक लिमिटेशन है ना, बायो में 500 ले आइएगा, मैक्सिमम 360 तक जा सकते हो, वो भी 360 मैक्सिमम है, जो कि पागलपन है। 100% किसी चीज़ में नहीं होता है। तो बायो बहुत अच्छा अगर रहेगा तो 90 में से 75 करेक्ट रहेगा, और 75 करेक्ट होने के लिए 85 अटैम्प्ट रहेगा। 10 तो मान के चलिए, मतलब 300 तक मैक्सिमम सोचिए। लेकिन 300 बायो का स्कोर कीजिएगा तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। केमिस्ट्री 45, बहुत होगा तो 40 हम लोग मान के चल सकते हैं, 40 बन जाता है। 40 नहीं तो कम से मान के चलिए 35 ही। 35 का भी अगर आपका मार्क्स आ गया केमिस्ट्री में तो 35 × 4 140 मार्क्स है, और 300 उधर उठा लिए तो कितना हो गया, 440। केमिस्ट्री फिजिक्स में कम से कम तो लाना पड़ेगा ना 75 मार्क्स। इतना भी अगर नहीं लाते हैं तो नहीं होगा सिलेक्शन जनरल का। और वो SC ST कैटेगरी से हैं, मतलब बायस होकर नहीं बोल रहा हूँ, कैटेगरीज का यहाँ कोई मतलब नहीं है, बट अगर है तो उसमें 400 410 तक सिलेक्शन हो जाता है। मतलब आपको MBBS मिल जाएगा अच्छे कॉलेज में आसाम में। बट 400 लाने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा भाई, राइट? उसके लिए भी आपको जी जान लगाना पड़ेगा। तो पहला तो अगर फैसिलिटी है भी तो उसको मायने मत रखिएगा, सोचिएगा कि मुझे 500 के लिए प्लस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं तभी सिलेक्शन होगा। इसमें बहुत लोग बोलते हैं अच्छा SC ST कैटेगरी के लिए IIT में 90 या 70 मार्क्स टोटल आता है, 60 भी आता है तो सिलेक्शन आता है। बट IIT एडवांस में 60 लाना भी अपने आप में काबिल तारीफ़ है, तुक्का लगा के नहीं ला सकते हैं। इसलिए सब कुछ के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए इसी बात पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। कैसा ग्राफ होगा? x = 0 पे C0, नीचे जाए या ऊपर जाए, कहाँ तक? यस, ऐसा नहीं कि जाते रहेंगे। x का डोमेन यहाँ पे फिक्स है, राइट? यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा? KC0, समझ गए? एक ग्राफ पूछा जाएगा। और यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कितना? C0 K - 1/L। दिस इज द स्लोप। हो गया ना? इसको हटाएं। अब लिखिए फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। केस फर्स्ट, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हेन चार्ज इज कांस्टेंट। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हेन चार्ज इज कांस्टेंट। अभी फर्स्ट केस क्या ले रहे हैं? कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट रहेगा, राइट? चलिए उससे पहले यहाँ देखिए तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे जो कैपेसिटर फोर्स लगाएगा वो कौन सा फोर्स रहता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है ना। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो कंजर्वेटिव नेचर रहता है। इसका मतलब जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है या कंजर्वेटिव फोर्स? और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाया था, याद है आप लोग को? Fx = -∂U/∂x, राइट? Fy =
और Fz के लिए, राइट। और वहाँ पे मैं बताया था कि सपोज कीजिए पोटेंशियल एनर्जी, ये थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं 1 मिनट में। पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। अगर एक्स का सिर्फ फंक्शन है तो उसका बाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जब इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सॉरी आप लोग बोलते नहीं है कि सर मिस्टेक हो गया है। समझ में आ जाता है कि मिस्टेक हो रहा है, फिर भी इतने ओबीडियंट हैं, फिर भी लिख लेते हैं। या आप लोग करेक्ट करके लिख लिए थे, ओके। तो इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वहाँ पे बाकी को x और z को कांस्टेंट मानते हैं। और इसमें अगर x और z है ही नहीं, x और z है ही नहीं, सॉरी इस एक्सप्रेशन में सॉरी इसमें अगर y है ही नहीं, इफ़ u इज नॉट द फंक्शन ऑफ y, तो y नहीं है और x और z है, बट इस टाइम पे तो x और z को कांस्टेंट मानना है, तो ये क्या हो जाएगा। तो वहाँ पे मैंने यही बात बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स वाइस वर्सा। पोटेंशियल एनर्जी है तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स है तो दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है, राइट। तो अगर कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी में जो भी कोऑर्डिनेट एब्सेंट रहेगा, corresponding to that coordinate component of field force must be equal to 0। ये मैंने वहाँ पे बताया था। एनीवे तो मान लेते हैं कि अगर मुझे u का एक्सप्रेशन निकाल लें और उसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या fx निकल जाएगा। तो हम लोग u निकालेंगे पहले, राइट। चलिए तो यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे u इक्वल टू कौन सा फार्मूला लगा है, बताए थे ना कि कहाँ पे क्या फार्मूला का यूज़ करना है, तब आपके लिए सही रहेगा। अगर चार्ज कांस्टेंट रहेगा तब कौन सा फार्मूला उसका काम करना है, यस चार्ज कांस्टेंट रहेगा, प्लीज़ इस फार्मूला को लेकर आगे बढ़िएगा। पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो हाफ CV², और जहाँ पे चार्ज और पोटेंशियल दोनों कांस्टेंट है तो आपकी मर्जी है, बट इन दोनों में कम से कम केयरफुल रहिएगा। तो यहाँ पे व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट, तो Q²/2 C। अब यहाँ देखिए, और C निकाल कर हम लोग रेडी है, अभी जस्ट C निकाले हैं ना आप लोग। C क्या है, x C0 K-1/L प्लस C0, ये हम लोग C निकाले हुए, राइट। Q²/C0 K-1/L इंटू x प्लस C0। देखिए तो मैंने सही लिखा, एग्री। अब बताइए x इंक्रीजेज देन व्हाट अबाउट पोटेंशियल जी, और डिक्रीज करना भी चाहिए था। डिक्रीज इसलिए करना चाहिए था कि मान लेते हैं कि आपने कोई जमा पूंजी अपने पास रखा है और उसी को खर्च कर रहे हैं तो डिक्रीज करेगा। कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर था, उसी एनर्जी से तो काम करेगा, तो एनर्जी से अगर वर्क करेगा तो उसका थोड़ा थोड़ा एनर्जी किस में खर्च होगा, वर्क करने में खर्च हो जाएगा। लेकिन सर आपने तो बताया कि अगर एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो जो वर्क करेगा वो किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। पूरा सिचुएशन ऐसे रहेगा भाई। यहाँ देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, पहले थोड़ा सा इसका सिचुएशन देख लेते हैं। इस पे अच्छी बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यहाँ देखिएगा, इमेजिन कीजिए, इसको लिखना नहीं है, वहाँ से काम करेंगे, इसको सिर्फ समझना है। यहाँ पे बिल्कुल इसको रेस्ट में करके छोड़ दिया है, रेस्ट में लाकर यहाँ पे बस यहाँ पे रख दिए, तो ये इसको पुल करेगा, कौन फोर्स लगाएगा, बोले कैपेसिटर। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, टुवार्ड्स राइट, राइट। तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, एग्री। ये एक्सेलरेटर रहेगा,
धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ेगा। इसका मतलब है कि इसका एनर्जी जो पोटेंशियल खर्च होगा इसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते रहेगा। इसका पोटेंशियल किसके में? ओके स्टूडेंट। और यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जैसे ही पूरा कैप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर आ जाएगा तो क्या ये ऑल ऑफ सडन रुक जाएगा? भाई ये एक्सेलरेटेड था ना, और जब तक एक्सेलरेटर रहेगा तब तक तो एक्सेलरेटर का मतलब ये स्पीड बढ़ रहा है, राइट? इसका मतलब ये ऑल ऑफ सडन रुकेगा नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद ये फिर यहाँ से आगे निकल जाएगा, राइट? बट जैसे ही ये आगे निकलेगा, क्यों आगे निकलेगा? तो क्योंकि यहाँ तक सर स्पीड गेन कर लिया था। जैसे ही थोड़ा भी ये आगे निकलेगा, अब फोर्स किधर लगेगा? इस पार्ट पे फोर्स नहीं लगेगा। वजह, इस पार्ट में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक के अंदर जितना भी डाइपोल रहेगा उस पर नेट फोर्स 0 रहेगा। तो डाइलेक्ट्रिक के सिर्फ कौन से पार्ट पे फोर्स लगाता है कैपेसिटर? जो उसके अंदर वाला पार्ट होता है या जो उसके बाहर रहता है? बाहर वाले पार्ट पे। अंदर वाले पार्ट पे फोर्स क्या रहेगा? 0। वजह, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर डाइपोल पे नेट फोर्स 0 रहेगा। बट अब इस पे फोर्स किधर लगेगा? ऐसे, राइट? तो जैसे ही इसके बाहर से निकलेगा तो अब इसका रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन की वजह से इसका स्पीड कम होगा। तो सर स्पीड कम होने से इसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, राइट? अब वो काइनेटिक एनर्जी फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी देते रहेगा फिर लेते रहेगा, देते रहेगा। ओके, इसका मतलब सर ये जाते रहेगा और आते रहेगा, जाते रहेगा तो ऑसिलेट करते रहेगा। क्या करते रहेगा? ऑसिलेशन। और निकालना क्या रहेगा? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या निकालना रहेगा? टाइम पीरियड। इस पे क्वेश्चन रहेगा। समझ गए बात को? तो क्वेश्चन में कितना डेप्थ रहेगा? तो एच सी में यहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन इन सब पे ही है टाइम पीरियड निकालने के लिए। एग्री? चलिए अब बताइए, इसका मतलब है एक्स इंक्रीजेज देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। एनीवे, इसमें बाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट है नहीं है, और मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ जानबूझ के। एक्स माना था वहाँ पे, राइट? तो किसके रेस्पेक्ट, तो इसमें किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में विथ निगेटिव साइन। तो क्या मिल जाएगा? एफ एक्स। और उसी का मॉडुलस ले लेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? कीजिए।
मुझे लगता है इतना होना चाहिए, नहीं है ना? नहीं तो मैंने सही से डिफ्रेंसिएशन किया। आप लोग कितना आया है? वेरी गुड। यहाँ देखिए x इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे x कांस्टेंट है या वेरिएबल x है। ये थोड़ा टफ सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, राइट? तो एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो एक्स निकालेंगे किसका? एक्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का फोर्स किस पे लग रहा है, तो क्या लिखेंगे? एफ एक्स बाई एम। और एफ एक्स बाई एम कीजिएगा तो नहीं लगता कि फोर्स एक्सलेशन इज द फंक्शन ऑफ एक्स। अब रेस्ट एंड मोशन में जाइए, आपको याद है 3 तरीके से एक्सलेशन जब वेरिएबल रहता था तो वेरिएबल किसके किसके साथ हो सकता है? रेस्ट एंड मोशन में प्रॉब्लम 2 टाइप का, एक एक्सलेशन कांस्टेंट और दूसरा एक्सलेशन वेरिएबल। और एक्सलेशन वेरिएबल 3 तरीके से, या तो एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, या तो एक्स इज द फंक्शन ऑफ वी एक्स, या तो एक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे किस कैटेगरी में आ जाएगा? एक्सलेशन इज द फंक्शन ऑफ एक्स के कैटेगरी में। अब यहाँ से हो सकता है कि मैं क्या पूछूं, टाइम या जो भी पूछेंगे निकालने के लिए, तो हम लोग को ये दिमाग में रखना पड़ेगा रेस्ट एंड मोशन का। हालांकि इतना टफ आएगा नहीं, ये आपका यहाँ से आपके बियॉन्ड जो चला गया, लेकिन एडवांस के लेवल तक के लिए एक लाइन में बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है कि कैपेसिटर और मैकेनिक्स को मिला दिया जाए, और तब आपको x = 0 से x = L तक के लिए हाउ मच टाइम टेकन बाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, x = 0 से x = L। तो प्रोसीड करने का तरीका ऐसे हो रहेगा, ठीक है? तो इसको डायरेक्ट रेस्ट एंड मोशन में चले जाइएगा। और x इज द फंक्शन ऑफ x। नीट के बच्चे छोड़ दीजिए प्लीज़, यहाँ तक आपने सस्टेन कर लिया, समझ लिया, वही काबिल तारीफ़ है। इसके बाद कुछ नहीं सोचना है, इसके बाद एक ही चीज़ सोचना है, क्वेश्चन छोड़ देंगे, दूसरा क्वेश्चन वेट कर रहा है। पहले बात तो यहाँ तक बस इसको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। इज इट पॉसिबल एग्जाम में सबके लिए शॉर्ट नोट्स में रखना है? एग्जाम में इतना टाइम रहेगा डिराइव करने का? तो शॉर्ट नोट्स बनाने के टाइम पे फोर्स निकालने के लिए चार्ज कांस्टेंट, उसके लिए फोर्स का एक्सप्रेशन ये रहेगा, डायग्राम बनाकर, लेकिन कहाँ पे एक्स कहाँ से ले रहे हैं आप, और फिर पोटेंशियल कांस्टेंट के लिए फोर्स क्या रहेगा। तो पोटेंशियल कांस्टेंट के लिए नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही। मेडिकल वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ इसका रिजल्ट को याद रखिएगा, नहीं भी याद रखते हैं तो ये आने का चांस 1% इस पे प्रॉब्लम, ठीक है? मेडिकल में क्या आएगा? फोर्स पोटेंशियल कांस्टेंट पे आएगा, चार्ज कांस्टेंट पे आने का चांस आपका कम रहेगा, ठीक है? तो 1 मिनट, क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे पता है कि पोटेंशियल कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आसान है, तो जो चीज़ आसान रहेगा उसका आने का वहाँ पे चांस बन सकता है, लेकिन ये टफ है, इसमें एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हो गया है। पोटेंशियल कांस्टेंट में फोर्स कांस्टेंट रहता है, एक्स का फंक्शन नहीं रहेगा, बट यहाँ पे देखते हैं एक्स का फंक्शन हो गया, इस वजह से यहाँ पे आने का चांस कम रहेगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। ओके, आप लोग जल्दी से निकलिए, मैं भूल ही गया था, रिमाइंड कीजिएगा, लेकिन 45 मिनट तो सफिशिएंट टाइम है, जल्दी से निकलिए आप लोग।